देशवासियों के लिए खुशी की लहर है। आप आज हो सकता है तो मुंह मीठा कीजिए। बीजेपी के पास 10,000 करोड़ रुपए हैं। बीजेपी सबसे बड़ी भारत की पार्टी है, सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार है। बीजेपी के हर जिले में दफ्तर बन गए हैं, हर शहर में दफ्तर बन गए हैं। यहां तक कि आरएसएस का भी एक 5 स्टार दफ्तर जो है वो दिल्ली में बना है। तो सारे लोग मुंह मीठा कीजिए, सारे लोग खुशियां मनाइए। इतनी बड़ी तरक्की आज तक इस देश की किसी पार्टी ने नहीं की है। 75 साल तक राज करने वाली कांग्रेस ने भी इतनी तरक्की नहीं की है जितनी तरक्की अकेले बीजेपी ने की है। अब कुछ जलनखोर कहेंगे कि हमें जलन हो रही है। नहीं भैया, हमें जलन नहीं हो रही है। हम सिर्फ खबर बता रहे हैं, शानदार खबर है। और इतना शानदार खबर है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इस खबर को विस्तार से बताऊंगा। और ये 10,000 करोड़ तो सिर्फ कैश है, बैंक में है भाई साहब। एफडी कितना है, जमीन कितनी है, बिल्डिंगें कितनी है, म्यूचुअल फंड कितना, ये सब बताऊंगा। तो बीजेपी देश की सबसे अमीर पार्टी हो गई है सिर्फ 11 साल में। तो बीजेपी ने सबसे बड़ी तरक्की की है। देश की हालत क्या है ये भी बताऊंगा। साथ ही बीजेपी की तरक्की से जलकर भूनकर नाराज होकर क्या 9 लाख लोगों ने भारत छोड़ दिया है। कह रही है बीजेपी जब तरक्की कर रही है तो ये कौन लोग हैं जो देश छोड़कर जा रहे हैं, देश की नागरिकता छोड़ रहे हैं। 1 2 नहीं, 9 लाख लोगों ने छोड़ दिया है। बीजेपी जब तरक्की कर रही है तो 65 लाख बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए हैं। क्यों जाना है भाई? जब बीजेपी तरक्की कर रही है तो राजनीति करेंगे। और सबसे ज्यादा गुजरात और यूपी में लोगों ने स्कूल छोड़ा है। 90,000 स्कूल बंद हुए हैं, जिसमें 26,000 अकेले यूपी में है। ये है देश की तरक्की। अब आप लोग अपना अपना दुखड़ा लेके मत बैठ जाइएगा। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, संसद में ये बात बताया है अजय माकन ने, जो कैशियर हैं कांग्रेस के, कि बीजेपी के पास 10,000 करोड़ रुपए है। लेकिन सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन अब बता रहा हूं चिंता क्या है। ये है रवि किशन शुक्ला। ये भाई साहब बीजेपी 10,000 करोड़ रुपए की हो गई, इनको SC/ST एक्ट से चिंता है। ये देखिए, सर्वांगीण विकास कर सके। लेकिन महोदय, अक्सर आपने देखा होगा कि एक आदमी आता है, किसी पर मुकदमा दायर करता है। अगर वो आदमी मुजरिम है, गलत किया है, तो उसको सजा मिले, नो प्रॉब्लम, उसकी जांच हो। लेकिन अगर उसने कोई जुर्म नहीं किया है और किसी व्यक्ति ने उसके आकर उस पर मुकदमा किया, जिस पर मुकदमा होता है महोदय, उसका पूरा, अगर झूठा मुकदमा, उसका पूरा परिवार बिखर जाता है, समाज में उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, बहन बिटिया की शादी है वो बर्बाद हो जाती है, और मुकदमा करने वाला आराम से रहता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर बहुत जांच भी की, पूरा प्रयास भी किया करने के लिए, कहीं लेकिन कमी बेसी में मैं महोदय आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस पर सरकार पर भी बोझ आता है, क्योंकि अनगिनत झूठे मुकदमे का आर्थिक बोझ सरकार पर पड़ता है। समाज में द्वंद्व, तनाव, अनगिनत स्थिति पैदा होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, लोक कल्याण हेतु निर्मित किसी भी कानून के दुरुपयोग कर फर्जी मुकदमा दायर करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कतिपय कारणों में फर्जी मुकदमे को सही ठहराने वाले जांच एजेंसी जिसने इस पर जांच की है, उन पर भी एक कानून बनना चाहिए। तो ये लोग जो अनगिनत अनासर जो इनको मुकदमे में झूठे फंसाया गया है, उन पर नहीं कि जिसने झूठा मुकदमा दायर किया उनके लिए कोई सजा तय होनी चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है महोदय, जिस पर सरकार पर भी, न्यायालय पर भी अनगिनत झूठे मुकदमों की फाइल का भार बढ़ता जा रहा है। उससे हम अब मैं आपको बता रहा हूं, ये है रवि किशन, सत्ता पक्ष के सांसद हैं। इनके एक समर्थक है, वो कह रहे हैं कि जियो शुक्ला जी, इतनी बात सदन में कहने का। रवि किशन शुक्ला जी ने सदन में SC/ST एक्ट का दुरुपयोग पर चिंता जाहिर की है। सोचिए, अभी तक इस बयान में रवि किशन ने यह बात नहीं कहा है, लेकिन इनके समर्थक बोल रहे हैं। तो सवाल है कि देश में जज कौन है, सवाल है कि देश में सबसे ज्यादा जज कौन है। ये सबसे बड़ा सवाल। और मैं बता रहा हूं आपको,
तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि इस देश में जो सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पर फर्जी मुकदमा होता है और उनको फंसा दिया जाता है। देश में 5.5 करोड़ केस पेंडिंग हैं। जज आप हैं। सुप्रीम कोर्ट में 90,000 केस पेंडिंग है। 25 हाई कोर्ट में 63 लाख केस पेंडिंग है। अदालतों में 4,84,57,343 मामले लंबित हैं। लेकिन इन जातिवादी मनोवादी सोच के लोगों को SC/ST एक्ट से प्रॉब्लम होती है। सोचिए अगर SC/ST एक्ट न होता तो इस देश के बहुजन समाज की क्या दुर्दशा होती। अब तक सबसे ज्यादा NCRB के आंकड़े देखिए, सबसे ज्यादा दलित समाज पर अत्याचार होता है। तो अब दूसरी खबर मैं बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक जुडिशियरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती मेरिट पर नहीं होगी, कोलोजियम के बदले एग्जाम से नहीं होगा, तब तक इस तरह के हालात बनते रहेंगे। और अब बात बीजेपी की। बीजेपी के पास 10,000 करोड़ की संपत्ति है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। लेकिन इस देश में लोगों के पास कितनी संपत्ति है वो भी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारत के नेशनल इनकम का 58% हिस्सा टॉप 10% अमीर लोगों के पास है। आप लोग बताइए कमेंट करके कि आप लोग उस 10% में हैं कि नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10% में दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज का आदमी है ही नहीं। तो बीजेपी की सबसे ज्यादा तरक्की हुई है और बीजेपी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, सवाल है कि ये पैसे कौन लोग दे रहे हैं और सत्ता में आने के बाद ही बीजेपी की इतनी तरक्की क्यों हुई। मानवर कांसीराम साहब कहते थे कि जो आपको सहारा देगा वो इशारा भी देगा। तो क्या आप बड़ी बड़ी कंपनियों से और कुछ और डेटा जान लीजिए। भारत में आय और संपत्ति की असमानता रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। टॉप 10% के पास 65% संपत्ति है और टॉप 1 के पास करीब 40% संपत्ति है। बाकी लोग इस देश में सस्ता मजदूर बन के रह गए हैं। 120 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक रेस से बाहर है। 15 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो किसी तरह से सिस्टम का हिस्सा बना है उसको बर्खास्त कर दिया जा रहा है, उसको रोज फंसाया जाता है। लेकिन सोचिए बीजेपी के पास 10,000 करोड़ रुपए आ गए हैं। इसके राजनीतिक मायने क्या है आप सोचिए, कल्पना कीजिए। मायावती जी हो, अखिलेश यादव हो, RJD हो, JMM हो, सब पर टिकट बेचने का झूठा आरोप ये मनुवादी मीडिया लगाती है। इन दलों को चंदा क्यों नहीं मिलता है? मायावती तो 4 बार मुख्यमंत्री रही, हेमंत सोरेन भी अभी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी भी मुख्यमंत्री है। उनकी पार्टी को क्यों नहीं मिलता है पैसा? वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि जो बड़े बड़े जो लॉबिस्ट हैं, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, कंपनियों के मालिक हैं, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा देते थे, जो इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देते हैं, वो अपना काम करवाते। इस देश के कॉर्पोरेट पर उनका कब्जा है। तो सोचिए जो पार्टी 10,000 करोड़ की संपत्ति की मालिक, संपत्ति नहीं ये कैश है, उनके अकाउंट में है, चंदा आया है। जिनको इतना चंदा मिला है, कंपनियों ने दिया है, वो क्या सिर्फ बीजेपी के नाम पर दे दिया? और अगर ये पॉलिटिकल पार्टी को ही चंदा देते हैं तो बाकी दलित, पिछड़े वाली सपा, बसपा, RJD, JDU को क्यों नहीं दे रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं बार बार कि बहुजन समाज के लोग, चंद्रशेखर आजाद अभी कह रहे थे कि हमें आर्थिक मदद कीजिए, तमाम लोग उनको गालियां दे रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं इस देश के बहुजन समाज के लोग टीवी अखबार इसलिए नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि आपके पास बिजनेस नहीं है। टीवी अखबार भी चलता है बिजनेस के भरोसे। जिस समाज के पास बिजनेस होगा, जो एडवर्टीजमेंट देगा, उसका टीवी अखबार चलेगा। जिस समाज के पास बिजनेस होगा, चंदा देगा, उसकी राजनीतिक पार्टी चलेगी। अब जिस बहुजन समाज के पास पैसा ही नहीं, मैं तो शुक्रिया कह रहा हूं उन तमाम नेताओं का। मानवर कांसीराम साहब ने साइकिल से पार्टी खड़ी कर दी, मुलायम सिंह यादव ने पार्टी खड़ी की, लालू यादव ने पार्टी खड़ी की, नीतीश कुमार ने पार्टी खड़ी की। ये सब लोग, हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन ने पार्टी खड़ी की, करुणानिधि साहब ने पार्टी खड़ी की। तो जो भी दलित पिछड़ा राजनीति में है, जो पार्टी चला रहा है, उसके लिए बड़ा चैलेंज है। और मैं फिर कह रहा हूं उनको धन्ना सेठ चंदा नहीं देते हैं क्योंकि वो बहुजनों के खिलाफ हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं बहुजन समाज के नेताओं को कम से कम बहुजन समाज के अधिकारों के प्रति सजग होना चाहिए, क्योंकि आप अगर इस तरह से सजग नहीं होंगे समाज के प्रति तो जिस दिन आपकी वोट की ताकत समाज को खत्म हो गई, आप भी नहीं बचेंगे। अभी जितने दलित पिछड़े की पार्टी, एक बात है, बहुजन समाज के पास पैसा जरूर नहीं है, उनके पॉलिटिकल पार्टी के पास चंदा जरूर नहीं मिलता है, लेकिन ये बात तय है कि वोट उनके पास है। जनाधार कांग्रेस बीजेपी के पास नहीं है जो सत्ता में 75 साल और 15 साल से हैं। जनाधार तो दलित पिछड़ों के साथ है क्योंकि संख्या उनकी ज्यादा है, तो उनमें जागरूकता लाने की जरूरत है।
तो कोई भी अगर कहे कि बहुजन समाज के लोग टिकट बेच रहे हैं तो वो उनकी मजबूरी समझिए, उनको पार्टी भी चलाना है। और एक भी धन्ना सेठ चंदा नहीं देता। और सवाल है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि जिन कंपनियों ने बीजेपी को इतना मोटा चंदा दिया है, जो पार्टी 10 साल में 10,000 करोड़ की पार्टी बन गई, सिर्फ 10 साल में, क्या उसने इन कंपनियों का फायदा नहीं पहुंचाया होगा? ये बड़ा सवाल है। और सवाल है कि बहुजन समाज के लोगों का पार्टी कैसे चलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। साथ ही जब देश तरक्की कर रहा है तो ये 9 लाख लोग विदेश क्यों भाग गए भाई? और कौन, सोचिए 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है, वो किस जाति के हैं, कौन लोग हैं? और 10% लोगों के पास 65% संपत्ति है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश के 40 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सड़क किनारे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, भीख मांगकर, सस्ता मजदूर हैं, क्योंकि उनको शिक्षा से दूर रखा गया। न स्कूल है, न अस्पताल है। वो सड़क पर पैदा होते हैं, सड़क पर मर जाते हैं, उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। 40 करोड़ लोग ऐसे बहुजन हैं जो 5 किलो राशन पर जिंदा है, जो हमारी तरह सस्ता मजदूर हैं, जो रोज मजदूरी करके अपना पेट पालने के लिए वो मजबूर हैं। देश के तमाम शहरों में, दुनिया के तमाम देशों में वो मजदूरी करते हैं। और उन्हीं का वोट कट रहा है अब SIR के जरिए। ये जो 3 करोड़ वोट कट रहा है यूपी में, इसी तरह के दलित पिछड़ों का वोट कट रहा है। तो 120 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक लाचार और बेबस है। बच गई इस देश की आबादी 30 करोड़ और, क्योंकि इस देश की आबादी 50 करोड़ है। उसमें 15 करोड़ जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सिस्टम का हिस्सा बने हैं संविधान की वजह से, वो संतोष वर्मा के तरह अगर कुछ संवैधानिक अधिकार के लिए बोल दे तो उनको बर्खास्त कर देंगे, उन पर 75 गो आरोप लगा देंगे। वही कोई कोडीन सिरप, जहरीला सिरप बेच के भी हो सकता है अच्छा रहे। कोई पुल गिर जाए वो भी उसका कार्रवाई नहीं होगी। कोई नाइट क्लब में लोग मर जाए, कोई विदेश भाग जाए करोड़ों अरबों लेकर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और 15 करोड़ जो इस देश के दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो सरकारी नौकरी, छोटे मोटे कामों से आगे बढ़ रहा था, जो देश को आगे बढ़ा रहा था, उसको भी जातिवादी, मनुवादी सोच के लोग सिस्टम से बाहर कर रहे हैं। तो सोचिए, इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के पास सिर्फ एक वोट का अधिकार है, लोकतंत्र था। इन सारी समस्याओं का एक ही समाधान है। जब तक बहुजन समाज की लीडरशिप इस बात को नहीं समझेगी और जब तक बहुजन समाज के लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये समस्या हल नहीं होगा। इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री, एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो संविधानवादी हो, जो संविधान को लागू करे। ये सबसे बड़ी समस्या है। जब तक ये नहीं होगा, मैं बहुजन समाज के लोगों से कह रहा हूं, और सोचिए कैसे होगा। 65 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सरकार कहां कराए? 65 लाख बच्चे जब से बीजेपी सत्ता में आई है। 90,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जब आप पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाएंगे, अपने हक अधिकार, संवैधानिक अधिकारों को समझ ही नहीं पाएंगे, तो उस अधिकारों को मांगेंगे कैसे? और जो इक्का दुक्का लोग लड़ने वाले हैं, जो बोलते हैं अपनी जान हथेली पर लगकर उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, वो चुप हैं। बहुजन समाज के तमाम नेताओं से गुजारिश है कि इन तमाम गैर बराबरी के खिलाफ बोलिए, नहीं तो आज आप हैं सत्ता में, लेकिन कल आपकी नस्लें भी इसकी चपेट में आएंगी। क्योंकि जब समाज ही नहीं रह पाएगा तो आपको वोट कौन देगा? और जब वोट ही नहीं रहेगा तो आपसे राजनीति में गठबंधन कौन करेगा? ये बड़ा सवाल है। जिस तरह से देश की राजनीति हो रही है, जिस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी का कब्जा हो रहा है, एक विचारधारा का कब्जा हो रहा है, एक संगठन का कब्जा हो रहा है, बहुजन समाज के लोगों को, जो पढ़े लिखे 15 करोड़ लोग हैं, जो सिस्टम के हिस्सा हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, जब कोई कहे कि बहुजन समाज के पार्टियां टिकट बेचती है, तो उनसे पूछिए कि 10,000 करोड़ रुपए बीजेपी के पास कहां से आए? तमाम सवर्ण पार्टियों को ही चंदा क्यों मिलता है, बहुजन दलों को चंदा क्यों नहीं मिलता है? और मान्यवर साहब ने बहुत पहले कह दिया कि इस देश में मीडिया, मनी, मीडिया और माफिया, इन तीनों ने बहुजनों के सत्ता पर कब्जा कर रखा है। और साथ ही उन्होंने कहा था कि जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। तो आप लोग बताइए कि बीजेपी के इतनी अमीर पार्टी होने का राज क्या है, और क्या आपकी जिंदगी बेहतर हुई है कि नहीं? डाटा कह रहा है कि 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है, 10% लोगों के पास 65% संपत्ति है, बाकी लोग झाल बजा रहे हैं। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।